सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है गजानंद। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। ये कुंडली मुझे मिली है जलगांव महाराष्ट्र से। पर इससे पहले आपको बताऊंगा सबसे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति में, जो विश्व का सबसे बड़ा और तार्किक और साथ ही साथ प्रामाणिक संविधान है, सिर्फ देवताओं और पितरों के प्रसन्न होने से जगत की सुरक्षा हो जाती है। कोई भी ब्राह्मण जब देवता के स्थान पर बैठ करके प्रसन्न हो जाता है तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं और विश्वदेव प्रसन्न होते हैं। और ठीक जब वो पितरों के स्थान पर के बैठ करके प्रसन्न हो जाता है तब हमारे उससे कुल के पितर और आने वाली पीढ़ियां तृप्त होकर के और पीछे की पीढ़ी भी आशीर्वाद देती हैं। तात्पर्य यह है कहने का कि इसमें उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को बताया गया है। और यहाँ क्योंकि उसे इसलिए बताया गया है, अब जरा इसको आपको मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के प्रारब्ध के 3 फल होते हैं। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने जिस वर्ण और कुल परंपरा में जन्म लिया है, आप रोगी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जीवन कैसे जी रहे हैं और आपकी आयु कितनी है, यह सब आपके पूर्व जन्म के यानी कि पूर्वार्जित कृत्य का फल है। उसी के आधार पर व्यक्ति का वर्ण, व्यक्ति की आयु और व्यक्ति क्या वो कैसे जी रहा है, रोग से युक्त होकर के या स्वस्थ आयु लेकर के पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कोई बच्चा एकदम छोटा है पर उसको जन्म के लगने के बाद तुरंत ही वो रोग से युक्त होता है, या फिर वो जन्म से ही कुछ अलग तरीके से असाधारण पैदा होता है, जबकि उसके कर्म अगर उसने शुरू ही नहीं किए हैं तो फिर वो भोग क्यों रहा है। सवाल उठता है कि बच्चे ने तो अभी अपना काम शुरू ही नहीं किया है पर वो विकलांग पैदा हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ पैदा हो जाता है। इस कारण से ये बात सिद्ध होती है कि उसके पिछले जन्म के कर्म अवश्य कुछ अजीब और उल्टे रहे होंगे, जिसके कारण वो इस जन्म में उसे भुगत रहा है। सीधी बात है कि जिस व्यक्ति ने अभी अपना कर्म ही शुरू नहीं किया है वो भुगत क्यों रहा है, उसका ही प्रधान फल होता है। वही बात मैंने कही कि प्रारब्ध के 3 फलों में से पहला फल कि आप वर्ण कौन सा लेते हैं, दूसरा फल है कि आपकी आयु कितनी है, और तीसरा फल है कि आप उस आयु का भोग कैसे करते हैं, धनवान बन के या गरीब बन के, स्वस्थ जीवन जी के या अस्वस्थ रह के। ये प्रारब्ध के 3 फल है। तो कहने का इसी वजह से यही कारण है ब्राह्मणों को श्रेष्ठता प्रदान करने का कि उसके कृत्य अच्छे थे। अब उसको आप और भी अच्छा बनाना चाहें तो उस धरातल पे बात करूं तो प्रत्येक पल ईश्वर के प्रति अपने भाव निष्कपट रख करके, उसके प्रति श्रद्धा का भाव विकसित करके उसे और भी मजबूत और मजबूती प्रदान की जा सकती है। ये मनुस्मृति की बात है, इसे पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो आपको कोई भी कहीं भी भ्रमित कर सकता है। आमतौर पे हम आसानी से किसी के भी बात में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता। और आसानी से कोई हमें प्रभावित क्यों कर लेता है, क्योंकि हमारे पास उसकी कमी होती है। वो एक पेज पढ़ता है और अपने हिसाब से उसको परिभाषित करना शुरू करता है। इस वजह से उसका संपूर्ण ज्ञान आवश्यक होगा। आइए, यहाँ तुला लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति घूमंतु होता है, शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और परिवर्तनशील होता है और अकाट्य धन का मालिक होता है, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति स्वग्रही सूर्य जैसे परम मित्र के साथ अपना खुद का काम बहुत अच्छा रहेगा। शनि उच्चाभिलाषी, मंगल स्वग्रही सूर्य के साथ, राहु दशम स्थान में और चंद्रमा केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में। तीसरे भाव के अधिपति गुरु 12वें, इस वजह से शत्रुता पालने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हार जाएंगे और नुकसान भी होगा आर्थिक रूप से सो अलग। इस वजह से अगर कोई भी वाद विवाद हो तो उसे टेबल पे बैठ करके सामने वाले से तुरंत सुलझा लेने की कोशिश करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का काम इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, साथ ही साथ राहु दशम स्थान में इनको बहुत ज़्यादा दिमागी और घमंडी नेचर का बना रहा है। साथ ही साथ
ईगोइस्टिक भी बना रहा है। हालांकि वो अगर कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा त्रिकोण में नहीं होते तो ये और भी बहुत ही बढ़ जाता, जो जातक के नुकसान का प्रधान कारण बन सकता था। इस कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति 12वें हैं, गुरु के साथ हैं जो 6वें भाव का अधिपति है। स्वयं जातक नौकरी में रहेगा और उसके अतिरिक्त भी व्यवसाय करता रहेगा। खरीदने बेचने का काम शुक्र और सूर्य की दशा में कोई भी कभी भी करे, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, मैंने बताया था कि ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी कुंडली है। लग्न, धन, तृतीय, पंचम, नवम और एकादशवें, इसमें चंद्रमा नवम से भी ज़्यादा एकादशवें में, अगर इसे बंद कर दें तो एकादशवें, इन भावों में चंद्रमा बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव में भी, पर चतुर्थ भाव में तो स्वाभाविक देते हैं, पर इसके अतिरिक्त लग्न, धन और तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इन सब भावों में उनका प्रभाव कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऐसा है। गुरु और चंद्रमा का संबंध चौथे 10वें का है, इसे बहुत अच्छा कहेंगे। चंद्रमा से 3 घर पीछे सूर्य और मंगल का बैठना दशम स्थान का बल बढ़ाएगा, जिसके कारण जातक हठ, जिद और बहुत ज्यादा, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि काम का पागल होता है। खोज करके काम करेगा, खोज करके काम ढूंढेगा और खोज करके उसमें सफलता भी अर्जित कर लेता है। यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति काम के पीछे एकदम हाथ धोकर के पड़ा रहने वाला, खूब मेहनत करने वाला, क्योंकि इस भाव का अधिपति इससे केंद्र में शुभग्रह होकर के बैठा है। बहुत ही तार्किक बात है। इस भाव में शुभग्रह की राशि बनी, मंगल स्वग्रही, तृतीय भाव के कारक, और मंगल जो है वो लग्न को देख रहे हैं। सूर्य मंगल जैसे दो साहसी और नैसर्गिक रूप से व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने वाले ग्रह लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति चंचल और कुशाग्र बुद्धि का होता है और हमेशा कोई ना कोई चिंता से ग्रसित रहने वाला होता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि नीच की पड़ रही है तो चिंता देंगे। चंद्रमा बहुत बढ़िया, मंगल से चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा, पराक्रम व्यक्ति का है और पराक्रमी है और ढाढ़स भी है। आर्थिक नुकसान इस कुंडली में है, इस वजह से कभी भी धन लगाने से पहले बचने की आवश्यकता भी होगी। 6वें भाव के अधिपति अगर 6ठे को नहीं देखते तो व्यक्ति ऋण से मुक्त नहीं होता, लेकिन 6वें भाव के अधिपति 12वें में बैठ करके वापस 6वें को देख रहे हैं और 12वें भाव में इस कुंडली के पंचमेश और चतुर्थ भाव के अधिपति बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं या बढ़िया बैठे हैं, वहां पे हर्षवली हो जाते हैं शनि। गुरु के साथ बैठ करके शनि का बल बढ़ेगा, इस वजह से चतुर्थ और पंचम का प्रभाव और शनि के प्रारब्ध का, शनि का जो प्रभाव है वो 100% जातक के पक्ष में आएगा। इसका अर्थ होगा कि भले व्यक्ति पढ़ाई थोड़ा कम करे पर उसका दिमाग इतना विषखोपड़ा होता है कि पूछो मत, और खूब धन कमाता है। ऐसा कई बार होता है कि आसानी से उसको धन मिल जाता है और कई बार मेहनत करनी पड़ती है धन निकालने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल अस्त हो रहा है, इस कारण से इसका कारक अस्त है, मंगल तृतीय का कारक, इस वजह से वो आपसे मेहनत ज़्यादा मांगता है। और दूसरा, इस भाव के अधिपति 12 में है, इस वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये कारण मेहनत ज़्यादा करने का है और फल प्राप्त करने में तृतीय भाव के पहले द्वितीय भाव के अधिपति मंगल अस्त, यहाँ से फल को देखा जाता है, और पंचम भाव के अधिपति दुह स्थान में। इस वजह से व्यक्ति का जो रिकॉग्निशन है, यश है, मेहनत करने के बाद परिणाम है, जो फल प्राप्त होता है, वो थोड़ा कमज़ोर और देर से। इस तरीके से जब आप कुंडली को समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का भाग्य भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली का लाभ भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली का अष्टम भाव व्यक्ति को सोचने वाला, चिंतन करने वाला, बुद्धिमान और चर प्रकृति का बना देगा। वस्तुतः ये तुला लग्न की कुंडली है, व्यक्ति देर सवेर अपना व्यवसाय संपूर्ण कर लेता है, पर शुरुआत में और कम से कम अभी आपको नौकरी करनी चाहिए। अधिक समय तक के लिए आप नौकरी कर सकते हैं। अभी आपके पास 10 से 12 साल का समय है खुद आराम से नौकरी के साथ व्यवसाय को संभालने का। वैसे आपकी कुंडली में ऋण में आप नहीं रहेंगे और आसानी से व्यक्ति करोड़ों से भी अधिक धन कमा लेता है। नवमांश कुंडली में मंगल का बैठना और यहाँ पे वर्गोत्तम होना, भाव से गुरु का स्वग्रही होना, शुक्र चंद्र का दाम्पत्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। तृतीय भाव में शनि केतु का बैठना, कई बार सामने वाला भी थोड़ा कठोर होगा, मतलब पत्नी, और यहाँ सूर्य राहु के साथ कई बार उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और कई बार उनको संभालना थोड़ा मुश्किल भी होगा। जब वो क्रोध में आ जाएं तो बड़ा कठिन होता है और कई बार वो छोटी छोटी बातों पे दिमाग लगाने वाली और दिमाग देने वाली होती हैं। वैसे आपकी कुंडली में दाम्पत्य मैं खराब नहीं देख रहा हूँ, 12वां भाव बहुत संतुष्ट है। सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना, स्वग्रही गुरु का बैठना और दाम्पत्य अच्छा। दशमांश कुंडली में बहुत सुंदर बात हो, दशमांश में सूर्य केंद्र में,
शनि केंद्र में, दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं जो छठवें भाव का है। इस वजह से कभी कभी प्रतियोगिता कर्म क्षेत्र में बनेगी। चतुर्थ स्थान इस कुंडली में इस भाव का अधिपति 12 में और धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं। इस वजह से प्रतियोगिता के साथ व्यक्ति धन अवश्य कमा लेता है। कर्म क्षेत्र की कुंडली कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है। शनि में राहु 2024 के जनवरी में आएंगे, अभी मंगल चल रहे हैं। इस वजह से मैं कहूँगा अगर 2029 तक कोशिश करिए कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़िया है, उस पर मंगल की नीच दृष्टि है और कम से कम उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं देख रहा हूँ। इस वजह से गणेश जी की पूजा, शुक्ल चतुर्थी का व्रत और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। आप तो वैसे भी महाराष्ट्र से हैं और वहाँ पे तो गणेश जी की विधिवत पूजा होती है और भगवान गणेश के कितने अवतार वहाँ पे हैं, कितनी जो है वो प्रतिष्ठापन्न मूर्तियाँ हैं, मंदिर हैं, गोपुर बनाए गए हैं। इस वजह से अगर हो सके तो कम से कम इन मंदिरों का दर्शन अवश्य कर लीजिए सभी का। कोशिश करिए कि चतुर्थी का व्रत आप खुद से करें और इस कुंडली के आधार पे गणेश संकटनाशक, जैसे आपने लिखा है कि इनका काम रुकता बहुत है और क्या काम करें कि कोई भी कार्य बिना विघ्न के हो जाए। मैंने बात कल के भी कुंडली विश्लेषण में कही थी, आज भी प्रधानतया कर देता हूँ। भगवान भोलेनाथ को भी जब त्रिपुरासुर का वध करना था तो बिना वो गणेश जी की पूजा के ही उसके वध को निकल गए थे। समुद्र मंथन के समय पे देवताओं ने जब समुद्र को मथने की बारी आई थी तो बिना गणेश जी के आवाहन के ही समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया था। भगवान विष्णु को जब बुद्धावतार लेना था उस समय भी उन्होंने भगवान गणेश की स्तुति की थी। एकलव्य से लेकर के बर्बरिक तक और जितने भी प्रधान गण हुए हैं, देवगण हुए हैं, जितने भी हुए हैं, इन सब ने अपने कार्यारंभ के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति की है। इस वजह से भगवान शिव से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के स्वयं भगवान ब्रह्मा भी जब सृष्टि की संरचना का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले गंग गणपतये नमः का स्मरण करते हैं। इस वजह से हमेशा ही हमें याद रखना चाहिए, आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, आप चाहे किसी भी वर्ण से आते हों, आप चाहे कहीं से भी आते हों, आप चाहे किसी भी संप्रदाय से आते हों, किसी भी कृत्य को करने से पहले संपूर्ण विश्व के व्यक्तियों को भगवान गजानन के मंत्रों का स्मरण आवश्यक है, उनके 12 नामों का स्मरण आवश्यक है और उनकी स्तुति के बिना दुनिया का कोई भी कार्य कभी फलीभूत नहीं हुआ है। भले आप उसके मेहनत के बल पे उसको सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं पर उसका अंत कभी भी विवादों से युक्त ही होता है। इस वजह से ये बात कहूँगा, गणेश चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत, गणेश जी की विधिवत पूजा और दुर्वा अर्पित करिए उनके 12 नामों से। उसके बाद अगर कोशिश करें तो प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, ये बात है। और भगवान शिव और पार्वती के द्वारा जो स्तुति गाई गई है उनकी, उसका पाठ भी आवश्यक होगा। इस कुंडली के लिए शनिवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति अभी और भी आगे बढ़ेगा और वो बुध की दशा होगी क्योंकि बुध की राशि बहुत अच्छी बनी है और इस कुंडली के लिए बुध राजयोग कारक होते हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण कम से कम आपकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों कर रहे हैं। इस वजह से ऐश्वर्य के पीछे व्यक्ति भागेगा और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए ही उसके जीवन में चुनौतियां भी बनेंगी। पिता और माता का सुख इस कुंडली में अगर मैं कहूं तो पिता का सुख तो बहुत अच्छा है, माता का सुख ठीक है, माता का सुख ठीक है, पर एक बात और भी है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता कभी कभी है। उनको दवाइयाँ चलती हैं केतु के कारण, गुरु की दृष्टि है नीच की, इस भाव के अधिपति के संग गुरु का संबंध है। इस वजह से रोग से और व्यक्ति को नौकरी से संबंध है, बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। वैसे स्वास्थ्य आपकी कुंडली में ठीक है, वात जनित समस्या तो नहीं, पर आपकी कुंडली में श्वसन तंत्र और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो परेशान कर सकता है। और कभी भी मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर मत करिएगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित हो सकती है, जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं और कई बार अनिर्णय की स्थिति में भी पहुंचते हैं। वैसी अवस्था में आपके पिता आपका सहयोग कर सकते हैं। ये कुंडली ऐसी है। अब आपको मैं और भी अच्छी बात बता दूं, पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होगा खरीदने बेचने के लिए। अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, इसके अतिरिक्त हस्त, श्रवण, विशाखा, स्वाति, मृगशिरा और ये सब नक्षत्र आपके किसी भी काम के लिए अच्छे रहेंगे, जमीनों से संबंधित कारोबार के लिए भी। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा अंक 9 बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी काम करना हो तो 9 तारीख को कर सकते हैं। इसके बाद
शुक्रवार और शनिवार का दिन दक्षिण दिशा बहुत अच्छा है। आप भारत के दक्षिण क्षेत्र में रह भी रहे हैं, ये ठीक है। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आपके लिए ठीक रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में वैसे तो पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी रहेगी। और आपकी कुंडली में आपका दशम स्थान का राहु ये पुष्य नक्षत्र में बैठा है, शनि हस्त नक्षत्र में और गुरु उत्तरा भाद्रपद उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं। एक बात है, मंगल भी अस्त हैं, बुध भी अस्त होंगे, शुक्र भी अस्त होगा और 2 ग्रह वक्री भी हैं। थोड़ी बहुत चर्चाएं इस कुंडली में असफलता की भी चलेगी। कारण है क्योंकि जब आप अपनी कुंडली में बहुत सारे चार्ट को देख करके मैं एक बात कह दूं तो कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में जो किचकिच होता है वो थोड़ा बहुत है यहाँ पे, क्योंकि इस भाव का अधिपति 12वें जा रहा है। इस कारण से व्यक्ति को भ्रमित करता है और परेशानी में भी डालने की कोशिश करता है। वैसे इस कुंडली का दिन और इस कुंडली का पक्ष और इस कुंडली में आय के साधन ये हमेशा ही हैं और व्यक्ति धनपति बनेगा, धनवान बनेगा, काम कर करके चूर रहेगा। फिर भी अगर कोई काम किया जाए तो आसानी से तुरंत तैयार हो जाता है। इस कुंडली का मेहनत थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता और भी अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। वैसे ठीक है, आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, बढ़िया है। चंद्रमा का प्रभाव ठीक है, पिता का सुख बढ़िया है। लाभ भाव के अधिपति उच्च के हैं, ये बहुत अच्छा है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में स्वग्रही बुध के साथ, इस वजह से लग्न और भाग्य का युग एक साथ बैठना कई बार व्यक्ति को वही बात कही, घूम घूम करके पैसे कमाना, परिवर्तनशील, जल्दी में निर्णय लेने वाला और चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में व्यक्ति माहिर होता है और संपत्तिवान बनता है। धन भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, खुद का कारोबार निश्चित है और बहुत अच्छा भी है। तृतीय भाव के अधिपति 12वें, इस वजह से मेहनत और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, खुद को डरने वाला मत बनाइए। चतुर्थ भाव के अधिपति 12वें, माता और पिता के साथ स्नेह में कमजोरी मत करिएगा, उनके साथ संबंध अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। माता जी के साथ और पिता के साथ आशीर्वाद अगर आपका रहेगा, अब फलों से संबंधित कारोबार, मसालों से संबंधित कारोबार, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कारोबार, आदि चीज़ें, आप कीटनाशक से संबंधित कारोबार बिल्कुल कर सकते हैं। मंगल लाल फल का, अनार हो जाए, संतरा हो जाए, ये सब जितने भी फल होते हैं आप आराम से इन सब चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव के बाद छठा भाव, दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप हार जाएंगे। कई बार आपका बल थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लग्न अष्टम में, बुध अष्टम में है, इस वजह से। और उसके बाद राहु जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में है, 12वें भाव के अधिपति, बुध विपरीत राजयोग बना रहे, क्यों झगड़े में पड़ना है। कागजी कार्रवाई आपकी कुंडली में ठीक है और मैं समझता हूं कि सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं तो आपका साहस कम नहीं है, पर फिर भी मैं झगड़ा करने से आपको बचाऊंगा। सप्तम स्थान ठीक बैठा है, अष्टम बहुत अच्छा है, नवम ठीक है, दशम ठीक है, एकादश में के अधिपति तो और भी बलवान है। इस वजह से पत्नी के साथ मतभेद मत करिएगा, वो प्रचंड है और मजबूत है और आपको हरा देंगी। ये आपकी कुंडली ऐसी बनती है। इस कुंडली में जब कभी भी कोई काम करना हो तो बुध, सूर्य और शनि की दशा बहुत लाभदायक होगी। इसके बाद शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में, जिसमें सूर्य थोड़े कमज़ोर होंगे, पश्चिम दिशा है वो अस्त हो जाते हैं, मतलब पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाते हैं और वहाँ पे वो उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से आपको अपने आत्मसंतुलन बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में आकर के आप कई बार अपना नुकसान करते आए हैं। कोशिश करिएगा तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें। बुध और शुक्र और गुरु और शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में से गुरु का प्रभाव ठीक थोड़ा कम होगा। गुरु तत्व की वृद्धि करिए, पूजा पाठ में विश्वास जगाइए। आप वैसे धर्म भाव में चंद्रमा बैठा है, इस वजह से व्यक्ति दूसरों की सेवा पे यकीन ज़्यादा करता है और कई बार उसके कर्म ही पूजा है वाली सिद्धांत पे वो चालू अपना जीवन रखता है। वैसे अगर कोशिश करें तो आपकी कुंडली में धन पक्ष यहाँ भी ठीक है, धन पक्ष यहाँ भी ठीक है, धन पक्ष यहाँ भी ठीक देख रहा हूँ। इस वजह से ये कुंडली धन के मामले में परेशान नहीं है। मैं जानता हूँ आपका सबसे ज़्यादा सवाल धन को लेकर के ही है। ये आपकी कुंडली बनती है, कुंडली कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी है। सूर्य 25% के परिणाम के साथ है। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद और सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन दिया करिए। चंद्रमा के साथ आपका फल 50% रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में संपूर्ण है, इस वजह से वो आपको मेहनती बना रखे हैं और आपको तिकड़मी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचे कद का व्यक्ति नहीं होता है, सामान्यतया बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलने वाला होता है। मतलब वो तिरछी दृष्टि डाल करके कुशाग्र बुद्धि का होता है कि कोई उसको ठग ना ले, ऐसा। पर कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं, इस वजह से सावधान रहिएगा। बुध आपकी कुंडली में बुद्धिमान बनाने से रोक रहा है। स्टडी करिए, निर्णय लेने से पहले विचारिए और जल्दबाजीपन से युक्त होकर के और उतावलेपन से युक्त होकर के बचपना करके कोई भी निर्णय न लीजिए। बहुत आराम से चलने की आवश्यकता है।
गुरु आपकी कुंडली में अनुभव नहीं दे रहे हैं, इस वजह से अपने अंदर गुरुत्व की वृद्धि करिए, थोड़ा कम बोला करिए, एक्सप्लेनेशन कम दीजिए, जल्दबाजीपन में कम रहिए, रुकिए, प्रणाम करिए और उसके प्रति आभार व्यक्त करिए, फिर किसी काम पे जाइए। भगवान के मंदिर का दर्शन आवश्यक होगा। अनुभवों का लाभ आप नहीं लेते हैं, बार बार एक ही गलती करते हैं, इसको सुधारिए। शनि राहु केतु आपकी कुंडली में वृद्ध होकर के बैठे हैं, इस वजह से उनका लाभ थोड़ा कम मिलेगा। हनुमान चालीसा के 3 बार स्मरण आवश्यक होंगे और कहीं भी जाने से पहले कम से कम घी का दीपक अवश्य जलाया करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में अभी और भी उत्थान बाकी है। लगे रहो, बुद्ध की दशा संपूर्ण होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।